चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम पे हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। एक बार उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे कि होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, एटम की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात होगी। और मेन जो आपका काम करने वाला है पूरे एटम में जितने भी ज्यादातर फिनोमिनन होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम देखेंगे कि कहीं से किसी एटम को एनर्जी मिल गई तो वो एक शेल से ऊपर वाले शेल में चला गया, फिर उसकी मर्जी हुई तो बोला नहीं नहीं ऊपर वाले में स्टेबिलिटी नहीं है, नीचे आ जाते हैं। तो जब नीचे शेल में आएगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा। उसको एक स्पेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, उस पर जब हम देखते हैं तो एक कलर का पैटर्न दिखाई देगा या कुछ वेव्स का पैटर्न दिखेगा, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ज्यादातर जो फिनोमिनन है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन से। ये भी एक फिनोमिनन है जो शो करता है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन में नेचर होता है पार्टिकल का। क्या करेंगे इसको देखने के लिए हम लोग? मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डालेंगे। मेटल सरफेस के ऊपर जब हम लोग लाइट डालते हैं किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, किसी सर्टेन वेवलेंथ की, तो मेटल सरफेस से क्या स्टार्ट हो जाता है? इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से ये जो इफेक्ट है लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हुआ है मेटल सरफेस से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट के पार्टिकल्स की बात हो रही है, लाइट स्ट्राइक करती है मेटल के ऊपर। इलेक्ट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगी। ये जो आप देख पा रहे हो डायग्राम, इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? ये मेटल सरफेस है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया गया। डिटेक्टर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं। जो निकलने वाला पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने वाला है। तो मेटल सरफेस पे लाइट आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, मेटल डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर, बैटरी लगी हुई है, सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? इस सर्किट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगी और एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इनमें देखा जाता है। ये मेटल्स में हम देख सकते हैं। इन जनरली इसमें पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में देखते हैं। सीजियम बहुत सारे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में यूज किया जाता है। अभी जेई मेंस में इससे एक क्वेश्चन आया था। आपके कई सारे मेटल्स दे दिए थे और मैचिंग क्वेश्चन आया। क्या आया था? मैचिंग क्वेश्चन कि कौन सी मेटल कहाँ पे यूज होती है और उनके यूजेस इस तरफ लिख करके मैचिंग करवाई गई थी। तो उसमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके से बनाए गए थे कि जिसको सीजियम का भी पता था। सीजियम एक ऑप्शन ऐसा था जिसमें सीजियम को फोटो इलेक्ट्रिक सेल से मिलाया गया था, बाकी ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग थे। तो अगर किसी को सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल पता है तो वो उस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। ठीक है, ये पॉपुलर है फोटो सेल्स के लिए, इसलिए इसको याद रखेंगे। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिनन हुआ था, इसमें चीज क्या थी, क्या फॉर्मूला हमें यूज करना था? ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर आप लाइट डालते हो और लाइट की अगर फ्रीक्वेंसी है न्यू तो इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं हम H मल्टीप्लाइड बाई न्यू से। H न्यू ये है एनर्जी ऑफ लाइट। लाइट के एक फोटोन की ये एनर्जी होगी H न्यू। H न्यू जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है।
इस काइनेटिक एनर्जी को इसके थ्रू निकालने का फॉर्मूला था के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये जो न्यू नॉट थी हमारी, इसको बोलते थे हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। सारे मेटल्स के लिए, अलग अलग मेटल्स के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्शन स्टार्ट हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप देख सकते हैं। इसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। ये जो लाइट स्ट्राइक कर रही है उसकी एनर्जी है, ये एच न्यू नॉट है। इस एच न्यू नॉट को हम लोग डब्ल्यू नॉट भी बोलते हैं। डब्ल्यू नॉट का मतलब है वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। बच्चा अपनी क्लास अपनी क्लास में कोई है? उसका कोई नहीं। अंशुल, ये किसने ज्वाइन किया है? अंशुल आया नहीं आज? हाँ? क्या? अच्छा, अंशुल, ये डॉक्टर महेश ओझा के आईडी से कौन ज्वाइन कर रहा है बच्चा? अंशुल बात कर रहे हैं क्योंकि उनके पापा। हाँ, तो आपके पापा का नाम मुझे नहीं पता, तो आप बताओ तो आप कौन बोल रहे हो? किसका नाम है? किसका नाम है? दादा का? नाना का? ओके ओके ओके, ठीक है। अब मैं समझ गई कि अंशुल बात कर रहे हैं। तो आप लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? जब ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो ऑन टाइम होना चाहिए ना। एक सवाल हो गया 5 मिनट। अच्छा, ठीक है, चलिए। ओके, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ कि आप आ ही जाइए। तो अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हम क्या करते हैं? लाइट जो गिर रही है, स्ट्राइक कर रही है, उसकी एनर्जी निकाल लो। उसको निकालने का फॉर्मूला है एच इंटू न्यू। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू गिवन होगी। न्यू होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और आपका ये जो डब्ल्यू नॉट है, इसको क्या बोलते हैं हम? वर्क फंक्शन। इसमें से कोई भी डेटा गिवन होगा और आपको कोई एक डेटा, सारे डेटा गिवन होंगे और एक डेटा आपको निकालना होगा। काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू। ठीक है। फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग लैम्डा में चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा में कुछ चेंज इस तरीके से होती है। यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हाफ एम बी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हमने यूज किया। अब यहाँ पे अगर हम न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। अगर आपको इसको न्यू को लिखना है सी बाई लैम्डा के टर्म्स में तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे सी बाई लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाता है सी बाई लैम्डा नॉट। यहाँ न्यू नॉट था तो यहाँ पे क्या आ गया? लैम्डा। ये इसके फॉर्मूलाज हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक। अब देखो, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है बात। अब कुछ क्वेश्चंस कर लें, उसके बाद एक दो और इसकी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। फैन ऑफ कर दो। ठंडी है क्या?
टेम्परेचर बढ़ा दूं क्या? अभी कुछ हुआ? टेम्परेचर बढ़ा लो थोड़ा। चलो क्वेश्चन देखिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर अ मेटल, एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी क्या निकालनी है हमको? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और आपको क्या दे रखा है? रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने रेडिएशन जो गिर रहा है आपका, स्ट्राइक कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जो, हाँ करो, ट्राई करो। जो डेटा गिवन है वो ये है, न्यू नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है। फिर उसके बाद आपको न्यू भी गिवन है, बोर्ड पे देख पा रहे हैं सब लोग? विजिबिलिटी है ऑनलाइन स्टूडेंट? अब आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करना है हमको? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जो स्ट्राइक कर रहा है माइनस, ये स्ट्राइक करने वाली लाइट है, और ये क्या है आपकी? थ्रेशोल्ड वाली है, उसको यूज कर लो। यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट कॉमन ले लो। एच की वैल्यू इसमें दी नहीं हुई, वैसे क्वेश्चन में देते हैं 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻34। एच की वैल्यू ये ले लो। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो न्यू की वैल्यू क्या थी? लगा दो 1.1 10⁻⁻15। ये कितनी थी? 6 इंटू 10⁻⁻। अच्छा एक मिनट, हम भी सॉल्व कर ले। -34 तो यही है, इसको ब्रेक कर ले, एक 10 को इधर दे दे। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, तो एक 10 को इधर दे देते हैं, तो ये 1.1 क्या बन जाएगा? 11 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10⁻14, और ये 6 इंटू 10⁻14। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 11 माइनस 6 हो जाएगा, 10⁻14 तो कॉमन ही आ गया, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना 5, और यहाँ पे बन जाएगा कितना? यहाँ से अगर ऊपर ले जाए, ये -34 और 14 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 31 था ना, 3.1 में कर लो, है ना? सही आया? अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने पे कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन झोल कर दिया। चलो भाई सही कर लेते हैं, ये होगा ना। अब 3.3 इंटू 10⁻⁻19, यही आ रहा ना? ठीक है, क्लियर है बात? डेसिमल को इधर कर दिया तो क्या आ गया? ये क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी तो जूल में होगी। क्लियर है हर्ष? फॉर्मूला क्या लगाना है? पहले बेसिक चीज ये ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज क्या गिवन डेटा है और क्या हमें निकालना है,
दो चीजों को ध्यान देते हुए फिर हमें इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन को मान लो जैसे अभी क्लास में पूरा नहीं सॉल्व करते हो, है ना, पर घर पे एक बार पूरा पूरा सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोलते हैं, मैथ्स में यही तो बोला जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, वहां पे एग्जाम में करने की प्रैक्टिस नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, अभी जैसे क्लास में किया, जल्दी जल्दी किया, नहीं पूरा कैलकुलेशन किया, ठीक है चलेगा, बट अपन जब नोट्स में कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट टू पॉइंट लास्ट तक आंसर निकाल। ठीक, ये हैबिट डेवलप करनी है। कोई नोट कर रहा है? हर्ष नोट कर रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट के साथ आप डील करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 310 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम। सोडियम मेटल के ऊपर कौन सा रेडिएशन गिरता है? इसका 310 वेवलेंथ दी हुई है, लैम्डा गिवन है कितनी, 310 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमेशा हमें किस में यूज करना है, मीटर में यूज करना है, तो चेंज कर देते हैं इसको। 310 मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नैनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है मीटर। ठीक, ये वेवलेंथ की लाइट आपकी गिरती है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन हो तो उसको जूल में कन्वर्जन के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि हमको डेटा किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो ये निकल गई अपनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, वेव फंक्शन, वर्क फंक्शन निकालना है W0। तो फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, hc/λ माइनस sc/λ0 इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। ये जो sc/λ0 है, यही क्या है आपका वर्क फंक्शन, ये निकालना है W0। तो W0 को उधर लेते जाओ, sc/λ माइनस काइनेटिक निकाल लेंगे। H और C की वैल्यू रखनी पड़ेगी। H की वैल्यू क्या याद रखनी है, 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड यूनिट। और लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। HC की वैल्यू ये होगी। सबको बात क्लियर है कैसे करना है? वर्णित, क्षितिज, अंशुल, हाँ तो कर डालो। यहाँ पे करते नहीं हो, अभी घर पे तो आराम से बैठे हो ना, आराम से करो, वहां पे आंसर निकाल के बताओ जल्दी से मुझे, कैलकुलेट करके बताइए। ट्राई कीजिए। क्या बोल रहे हैं अंशुल आप?
आवाज कट के आ रही है। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। हम्म ये नेटवर्क में ये प्रॉब्लम बहुत होती है। आवाज कट के आती है क्या? ऐसा होता है क्या? होता है सच में? क्योंकि कोरोना टाइम में तो पूरा थॉरली ऑनलाइन चल रहा था ना, तो उसमें बच्चे कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछती थी, बच्चे थोड़ी देर बाद किसी का आंसर नहीं आया, फिर मैं पूछूं, बच्चे बोले मैम पता नहीं वॉइस लैग हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने क्या पूछा? 6.515 आ रहा है। सॉल्व कर लो, वैल्यू तो आपके पास है ही सारी। और किसी का आया? वर्णित, क्षितिज, भूवी, वेरोनिका? निकाल पा रहे हैं? इसमें पता नहीं, जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया वहां आंसर नहीं था। सॉल्व करो। मैं करूं? लंबी कैलकुलेशन है क्या? चलो करते हैं। डेटा आप लोग बताना, है ना? क्या करना है? डब्ल्यू नॉट निकालना है, एस सी बाई लैम्डा, माइनस क्या करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी, है ना? यही गिवन है। काइनेटिक एनर्जी 1.5 इंटू 1.90, एच हो गया 6.6 10⁻⁻34, सी हो गया 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा कितना था अपना? 310 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। चलो इसको 6.6 कर दो, इसको 3.1 कर दो, ये हो जाएगा आपका, जब 1 कर दोगे तो जब इसको 3.1 कर दोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁷, है ना? और ये 3 है ही, ये 34 और 8 कितना हो जाएगा? 26, है ना? ठीक है भाई, ये 1.5 और 16 मल्टीप्लाई करो, 15 की टेबल में 6 टाइम जाता है तो कितना आता है? 90। तो 9 और 15 बन जा 15, और 9 प्लस कर दो, 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25, तो 24, है ना? और ये आ गया 2 पॉइंट, ठीक है। ये -7 को ऊपर ले जाओ, -7 को ऊपर ले जाओगे तो 19 आ जाएगा ना यहाँ पे। ये 2.4 10⁻⁻19 आ ही चुका है। -19 वाले फैक्टर को कॉमन ले लो तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ये 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.1 है, -2.4 कर रहा। अब ये 3.1 को अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 6.3 से कट कर दें 2 टाइम्स तो कट जाएगा अप्रोक्स। अब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? ऊपर जा रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 आ जाएगा, 6 माइनस 2.4, ये -19 है, ये कितना हो गया? 6 में से 2.4 माइनस करो, 3.6, ये आएगी वैल्यू अप्रोक्स में। अप्रोक्स निकालिए, है ना? क्या आ गया आपका? जूल, ठीक है।
अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में करने में, कैलकुलेशन में ना, ये भी देख लिया करो कि पहले क्वेश्चन, जेई में क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर ऑप्शन पे ध्यान देना है, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। पहले क्या देखना है, ऑप्शन। ऑप्शन देखने से क्या पता चलता है, मान लो ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए हैं तो आप ये नहीं कर सकते हो, तब आपको एग्जैक्ट डिवाइड करके निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर बहुत दूर दूर दिए हैं, जैसे ये 3.6 इंटू 10⁻⁻19 आया, एक आंसर ये दिया हुआ है ना, एक आंसर दिया हुआ है मान लो 4.8, एक दिया हुआ 9.3, ऐसे करके 10⁻⁻19 सब में है मल्टीप्लीकेशन में। तो आपको पता चल गया कि एक आंसर 3 में है, एक आपका 4.8 में है, एक 9 में है, इसका मतलब डिफरेंस अच्छा खासा है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अलाउड है, चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत क्लोज आंसर दिए हो तो अप्रोक्सीमेशन फिर मत लेना, फिर एग्जैक्ट, ठीक है। हर्ष क्लियर हुआ कुछ? हर्ष कुछ क्लियर हुआ? क्योंकि आपकी पहली क्लास है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पेस पकड़ने में। चलो एक दो और कर लो, फिर इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें हो। हाँ वेरोनिका क्या कह रहे हैं बच्चा? लास्ट वाली स्लाइड पे जाऊं, ये वाली। हम्म। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी दी है, एनर्जी की ही यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर। इसका इस चैप्टर में बहुत यूज आए। चलो नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 300 nm, एक ही तरह का क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ो जरा क्या पूछ रहे हैं, दूर से ज्यादा अच्छा है। 300 नैनोमीटर का रेडिएशन तो गिरता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद काइनेटिक एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी गिवन है, ठीक है। व्हाट इज मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम? मिनिमम एनर्जी पूछ रहे हैं, मिनिमम एनर्जी का मतलब वर्क फंक्शन पूछ रहे हैं, अभी जो पिछले क्वेश्चन में निकाला था। मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती निकालने के लिए उसी को डब्ल्यू नॉट कहते हैं। फिर दिया हुआ है मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम वर्ड आता है, फ्रीक्वेंसी के लिए मिनिमम, और वर्क फंक्शन के लिए मिनिमम। तो लैम्डा नॉट निकालना है, वेवलेंथ निकालना। हाँ निकल जाएगी पक्का। क्या करना है आपको, जो रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ये गिवन। अब एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है जूल पर मोल, देख पा रहे हो? मतलब ये एक मोल, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये एनर्जी है आपकी, एक मोल इलेक्ट्रॉन की। और एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये इतने इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की के ही है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा है, एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहे हैं। तो पहले एक मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस यही है, वहां पे डब्ल्यू नॉट निकालना था, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए डेटा गिवन था, हमने यूज कर लिया सीधे। यहाँ पे जूल पर मोल दिया हुआ, इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 1.68 10⁻⁻5। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन में बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.022 10⁻23
3 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये गिवन है। तो हम क्या करें, इतने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ये है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी यहां से। क्लियर है हर्ष? ये काइनेटिक एनर्जी दी थी 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की निकालने के लिए इस नंबर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ये आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन की। अब हम क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। जो फॉर्मूला लास्ट में लगाया था, क्या निकाला था, वर्क फंक्शन। कैसे, hc बाई लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी का। जो लाइट गिर रही है, जो स्ट्राइक कर रही है लाइट, उसकी एनर्जी वेवलेंथ दिया हुआ है 300 नैनोमीटर। नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, मीटर। ठीक, वैल्यू रख देंगे। अब H और C का मल्टीप्लिकेशन बार बार इस चैप्टर में यूज होगा, तो मल्टीप्लिकेशन को क्या करेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। काइनेटिक एनर्जी ये है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर लेना है ना। ऐसे क्या आ जाएगी, एनर्जी जो जरूरत होगी 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब निकाल लेना, घर पे निकाल लेना, प्रोसेस समझ लो, लंबा कैलकुलेशन है। फिर दिया हुआ है मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड। कितना मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए लाइट का जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए। एमिटेड का मतलब निकलने का, बस आपको स्टार्ट करना है। तो वो आपको पता है कि वो होता है W नॉट इज इक्वल टू होता है hc बाई लैम्डा। इसको ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या इसी को बोलोगे मैक्सिमम वेवलेंथ। इतना मैक्सिमम हमें वेवलेंथ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए। तो आपको पिछले डेटा में हम W नॉट निकाल चुके हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। H और C की वैल्यू आपको पता है, तो लैम्डा नॉट निकल आएगा। यही निकालना है। पिछले वाले डेटा में हमने क्या निकाला, W नॉट निकाला है हमने यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो W नॉट आ जाएगा, और फिर उसके बाद इस डेटा को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा। ठीक है, ये बड़े बड़े सवाल है, इसमें थोड़ा सा डेटा उस तरीके से दिया है। आइडियली ज्यादातर जेई में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कुछ डेटा ऐसा फिक्स करके दे देते हैं कि काफी वैल्यूज एक दूसरे से कट जाती हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती, पर करने की आदत तो होनी चाहिए। कभी दे दिया तो फिर क्लियर है बात। अब देखो, हमने बात की थी कि किसी सर्टेन वेवलेंथ या सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालते हो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद अगर उससे ज्यादा वेवलेंथ की आप डालो, उससे आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डालो तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलती जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती जाती है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा देखा गया कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है क्या,
ये चीज एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो ऐसा देखा गया कि अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इलेक्ट्रॉन की बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आपको जो लाइट आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। इंसिडेंट लाइट की क्या बढ़ा दो, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दो। क्या इंक्रीज कर दो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो। इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है या इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है ये देखते हैं। ठीक, देखो अगर आप लाइट की बढ़ा देते हो इंटेंसिटी, तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ जाते हैं, ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पहले ये टर्म समझ लेते हैं हम लोग, इंटेंसिटी होता क्या, थोड़ा समझ लेते हैं, फिजिक्स का टर्म है फिर भी समझ। इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेटल का सरफेस था, ठीक, ये मेटल सरफेस है, इस पे लाइट गिर रही है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया पे आप कितनी एनर्जी डाल रहे हो। मान लो यहाँ पे हमने लाइट डाला इस पे, ठीक है, और हमने देखा इसका मान लो 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो हमने ऐसा देखा कि इसके 1 मीटर स्क्वायर पे एनर्जी जो पड़ती है, जो हम डाल रहे हैं, वो 100 जूल पड़ रही है सपोज। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी एनर्जी आप स्ट्राइक करा रहे हो, कितनी एनर्जी डाल रहे हो, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आई वही, ठीक। तो मान लो कोई आप लाइट ऐसी ले आओ, जब आप क्या करो, इस पे मान लो 200 जूल डालने लगो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, इसके मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 200 जूल डालने लगो आप, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने इंटेंसिटी को 2 टाइम्स कर दिया, यहाँ 100 थी, वहां पे क्या कर दिया 200। मान लो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो यहाँ पे कितने निकलने लगेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन निकलने। क्लियर है बात, कि इंटेंसिटी होती क्या, इंटेंसिटी का मतलब पर यूनिट एरिया पे कितनी आप एनर्जी डाल रहे हो। जैसे जब ये गर्मी के दिन होते हैं बहुत ज्यादा, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत, अगर आप किसी काम से धूप में निकल गए तो आप बोलते हो कि आज जो सनरेज हैं वो बहुत पेनिट्रेटिंग लग रही थी, या बहुत सनबर्न हो गया ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज्यादा आपको फील हो रहा है। और कुछ धूप के दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसा बहुत तेज वाला ऐसा गर्मी या बर्निंग काइंड ऑफ नहीं फील होता। तो जब बर्निंग काइंड ऑफ फील होता है ना, तो होता क्या है कि आपके स्किन के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, जब मान लो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 जूल डाल रहे हो, तो हीट तो फील होगी। अब यहीं पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आप 100 जूल डाल दो और गर्मी होगी, तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। और आपका हॉट डे है तो इंटेंसिटी और बढ़ती जाएगी। तो क्या होगा, जितना आपका एरिया एक्सपोज है लाइट से, उस एरिया पे जितना ज्यादा एनर्जी का अमाउंट बढ़ता जाएगा, उतनी ज्यादा आपको गर्मी फील होगी। और फिर उसी कंडीशन को बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, सनबर्न हो गया हमको। कई लोगों के क्या होता है, स्किन इतनी सॉफ्ट होती है कि उनका सनबर्न बहुत जल्दी हो जाता है, स्किन का कलर वहां पे चेंज हो जाता है। तो वो चेंज होता किसकी वजह से, अगर लाइट की इंटेंसिटी कुछ दिनों में बहुत बढ़ जाती है। ठीक,
तो क्या याद रखोगे, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जिस काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा है उतना ही निकलेगा। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ग्राफ गिवन है एक, है ना, उसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा ग्राफ रॉन्ग। ध्यान से देखते हैं। और बताते हैं कि कौन सा ग्राफ हमारा रॉन्ग बनेगा। एक ग्राफ दिया हुआ है आपका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी ऑफ लाइट, लाइट की एनर्जी जो आप डाल रहे हो, और काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है। इन दोनों के बीच का ग्राफ है। ग्राफ आपका ऐसे। दूसरा ग्राफ दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है। तीसरा ग्राफ आपको गिवन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ग्राफ कुछ ऐसा है, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और फिर एक जगह पे जाके क्या हो जा रहे हैं, कांस्टेंट हो जा रहे हैं। और तीसरा ग्राफ आपका दिया हुआ है ऐसे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ जो है वो रॉन्ग है। देखो ध्यान से देखते हैं। डज नॉट रिप्रेजेंट दिया हुआ है, मतलब रॉन्ग कौन सा ग्राफ है, इसको हमें सेलेक्ट करना। देखो सबसे पहले बी वाले को देख लो। बी वाले में क्या दिखा रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है इस तरफ, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक कांस्टेंट है भाई काइनेटिक एनर्जी, तो इस पे दिखा रहे हो वाई एक्सिस पे, ये क्या है, कांस्टेंट। अभी अभी मैंने फैक्ट बताया आपको कि लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ ठीक है अपना बी वाला। ये बात सबको क्लियर है। अभी अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी से। अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, एकदम ऐसे कांस्टेंट जा रही है। ठीक है, अब देखो ये तो करेक्ट हो गया। अब ए को देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे एनर्जी ऑफ लाइट दिखाई गई है। ठीक, अगर देखो तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ लाइट, ये देखो कुछ वैल्यू छोड़ करके तब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हुई है, देख पा रहे, इस तरफ क्या दिखा रहे हैं, एनर्जी ऑफ लाइट। तो यानी कि कुछ एनर्जी आप यूज कर देते हो, उसके बाद जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं। जब आप लाइट डालते हो तो लाइट का कुछ पार्ट, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आपको यही तो बताया, आगे स्लाइड पे समझ लेते हैं। ये बताया मैंने आपको कि जो आप लाइट डालते हो वो किस किस काम में आती है इसमें। पहला, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, इजेक्शन
स्टार्ट करने में काम आती है, पहला काम। फिर ये लाइट का कुछ पार्ट इसमें काम आता है और कुछ पार्ट किस में काम आता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में इलेक्ट्रॉन को, है ना। ठीक, तो लाइट आपने डाली तो तुरंत ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। पहले सरफेस क्या होता है, उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जितना वर्क फंक्शन उसको चाहिए। पहले वर्क फंक्शन का मतलब ही है कि वो फंक्शन करना कब स्टार्ट करेगा। तो पहले उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है वर्क फंक्शन के बराबर, फिर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी कब आएगी इतना इलेक्ट्रॉन, इतना वर्क फंक्शन हो गया एनर्जी, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक, तो ये ग्राफ भी सही दिखता है। किस पे, वो तो इंटेंसिटी था, ये क्या है, एनर्जी है। लाइट की जो एनर्जी आप भेज रहे हो वो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट। और यहाँ पे क्या दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी। पहले एनर्जी क्या थी, आप मान लो आपने डाला कुछ सम 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, ठीक, फिर आपने डाला 20 हर्ट्ज की, फिर 30 हर्ट्ज की, फिर 40 हर्ट्ज की। अब उस मेटल के लिए मान लो उस एनर्जी की वैल्यू जो है आपकी है 100 हर्ट्ज। तो जब 100 हर्ट्ज तक पहुंचेगा वो अमाउंट, उसके बाद इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ले करके निकलेगा। ठीक, तो ये वाला ग्राफ भी क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, और यहाँ पे आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो अभी अभी आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे पहले लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इस जगह पे अगर देखो लाइट की फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, ठीक है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लाइट की, बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे। पहले आपने लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे। फिर एक फ्रीक्वेंसी लाइट की ऐसी आई जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हुए, बढ़े। ठीक, फिर एक टाइम आएगा जिसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, मेंटेन कर लेंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, प्रॉपर जैसे ही उनको मिल जाएगा उसके बाद इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो लाइट आप डाल रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कैसे होता है। ये जो थर्ड ग्राफ बनाया गया वो किस थ्योरी पे बनाया गया, कि ये मेटल थी सोडियम, इसके लिए मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी थी वो 100 हर्ट्ज थी। ठीक, 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट डालोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो पहले कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने 50 हर्ट्ज की डाल दी, तो 50 हर्ट्ज यूज तो कर ली उन्होंने, उस मेटल पे डाल तो दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर 60 कर दिया, फिर 70 कर दिया, ऐसे करके ये बढ़ाते गए। जब 100 पे पहुंचे, क्योंकि सोडियम के लिए ये वैल्यू किसी साइंटिस्ट ने फिक्स की थी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा और बोला 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जब डालोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब 100 पे पहुंचे, इतना यूज कर चुके हैं, जब 100 पे पहुंचे तब जाके इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन शुरू, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर धीरे 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 धीरे, तो नंबर बढ़ेगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो नंबर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो ये ग्राफ शो कर। तो ये वाला भी क्या हो गया, करेक्ट। अब लास्ट वाले को ध्यान देते हैं। लास्ट वाला देखो क्या कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 0 है ना, देखो ओरिजिन पे क्या होता है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट यही होते ही हैं, बताइए आपको। तो फ्रीक्वेंसी भी 0 है यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी भी 0। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी दी, अब कोई भी फ्रीक्वेंसी दी, आपने कोई भी फ्रीक्वेंसी दी, फ्रीक्वेंसी की लाइट दी,
और लाइट की फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपने दी वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगा विद काइनेटिक एनर्जी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये बात सही है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, लेकिन जब किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालते हो तो ऐसा नहीं होता है कि वो शुरू में ही इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाए। पहले उसको क्या चाहिए होता है, उतनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जो वर्क फंक्शन को मेंटेन करे। तो इसलिए ये ग्राफ क्या हो गया, रॉन्ग। अगर इसकी जगह हमें सही ग्राफ बनाना होता तो इसकी जगह पे सही ग्राफ क्या होता, वो दे। यहाँ अगर काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हो, तो यहाँ से बनाओ, थोड़ा सा इधर होके यहाँ से बनाओ, ये ग्राफ सही है। ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, न्यू नॉट। पहले इतनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब न्यू नॉट से जस्ट ऊपर जाएंगे, जस्ट ज्यादा करोगे इसको, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी मिलना शुरू। भाई स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो इस पॉइंट से वाई एक्सिस में भी चीज बढ़ रही है और एक्स एक्सिस में भी चीज बढ़ रही है। और अगर यहाँ पे था केवल, तो यहाँ पे मतलब क्या है, एक्स एक्सिस वाली चीज तो बढ़ रही है पर वाई एक्सिस वाली नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल रही थी। यहां तक बस फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो अगर सही बनाते तो ये होता, और ये क्या है, इनकरेक्ट। सबको बात क्लियर है? कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो तो फिर से पूछ लीजिए। फिर और चीजें डिस्कस करूं। ध्यान से ग्राफ को देख लो और समझ लो, पूरे प्रोसेस को समझ लोगे तो कुछ चेंज करके भी आएगा तो आराम से एनालाइज करके कर लोगे, करेक्ट इनकरेक्ट उसमें से ढूंढ लोगे। अगर प्रोसेस पूरा समझा हुआ नहीं है तो क्या होगा, फिर गलत होने के चांसेस। ग्राफ कभी भी आए किसी भी क्वेश्चन में तो आराम से कूल माइंड से देखना होता है, कौन सी चीज y में बढ़ रही है, कौन सी चीज x में बढ़ रही है, उसके हमने क्या फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, क्या उसके फैक्ट्स हमने पढ़े हुए हैं, उस पर जोर देते हुए ग्राफ को एनालाइज करना चाहिए। तो ये हो गया अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। ये पार्टिकल नेचर बताता था। अब हम लोग करेंगे आपका एक और वो बताया था ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे। तो आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तब तक कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी करी थी मोजले, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। क्या नाम है साइंटिस्ट का, मोजले ने डिस्कवर किया था, काफी काम किया था इन्होंने। उसके बाद डिस्कवर किया किसको, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर किसी एलिमेंट का हमें पता लगाना है तो उस एलिमेंट के एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो पता लग जाए, वही इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपको पता है तो क्या हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो आप कह सकते हो कि Z इज इक्वल टू, Z से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। क्योंकि अगर आयन बनता है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है, इसलिए कंडीशन क्या लगा दी, अगर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तो न्यूट्रल एटम देखो, और प्रोटॉन देख रहे हो तो आयन भी देख सकते हो, न्यूट्रल एटम भी देख सकते हो। जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या हो जाएंगे आपके, और आपको क्या बताया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है मास नंबर। ए से डिनोट करते हैं इसको, प्रोटॉन का नंबर और
न्यूट्रॉन। ठीक, अब ये तो सिंबलाइजेशन ऑफ एलिमेंट है। नीचे की तरफ जो नंबर लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर जो नंबर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, मास नंबर। ठीक है, जैसे आइसोटोप की बात की थी हमने, 1H1, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H2 एंड 1H3, है ना। तो इनके एटॉमिक नंबर क्या है, सबके 1 है। ये नीचे वाला नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है, Z से डिनोट करते हैं। और ऊपर वाला नंबर क्या हो गया, मास। इसके लिए A1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए, पहले वाले को बोलते हैं प्रोटियम, 1H1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं, ड्यूट्रियम। और 1H3 को बोलते हैं ट्रिटियम या ट्रेशियम, ट्राइटियम भी बोलते हैं, ट्राइशियम भी प्रोनाउंस। ठीक है, कुछ खास बात नहीं है, आप समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन करना है हमें। देखो एटम कौन सा दिया है, नाइट्रोजन, दूसरी वाले लाइन में दिया है कैल्शियम, तीसरे में दिया ऑक्सीजन, और चौथे में दिया ब्रोमाइड। ठीक, अब आपको कुछ, किसी में कोई नंबर दिया है, किसी में कोई नंबर दिया हुआ, तो हमें क्या करना है, जो आपके ब्लैंक्स है उनको फिल। तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में आपका क्या है, नाइट्रोजन एटम है ना। और एटम में आपको क्या बताया था मैंने, अगर न्यूट्रल एटम है तो एटम न्यूट्रल है यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था, प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो पहली लाइन में अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना दे दिया इन्होंने, 7 दे दिया, तो उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन क्यों लिख दिया मैंने, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते, प्रोटॉन प्लस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन क्या हो गए, 7। ठीक, क्लियर है बात। एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, 7 हो गया। यहाँ पे पूछा गया मास नंबर, मास नंबर होता है Z प्लस एन, Z प्लस एन, या आप ये भी कह सकते हो P प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 7, न्यूट्रॉन भी 7 दिए, तो एटॉमिक ये मास नंबर आ जाएगा 14, मास नंबर। क्लियर है बात, बाकी बताइए अब। अब देखो इन्होंने कैल्शियम एटम नहीं दिया है, कैल्शियम आयन दे दिया, तो कैल्शियम आयन का मतलब क्या होता है, Ca+2 की बात कर रहे हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन उतने निकल गए। तो यहाँ पे देखो इन्होंने इंफॉर्मेशन एटॉमिक नंबर की दे दी है, तो हमें पता चल गया कि एटॉमिक नंबर दे दिया इन्होंने 20, तो प्रोटॉन तो इतने होंगे, पक्की बात है। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होगा, प्रोटॉन के नंबर के बराबर हमेशा एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन मालूम चल गया, ठीक है। और क्वेश्चन में न्यूट्रॉन भी दे रखा है, 20 दे रखा है, तो ये जो पहला वाला नंबर है मास नंबर, ये तो निकल आएगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस जेड, 20 प्लस, ये क्लियर है बात सबको, 40 आ गया, A इज इक्वल टू क्या आ गया, 40। ठीक, प्रोटॉन भी हमने निकाल लिए 20। अब बात किसकी बची, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कैल्शियम का, अगर ये न्यूट्रल होता तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते, 20 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते। 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर निकल गए, तो 20 होते और 2 और निकल गए, तो कितने बचे, 18 बच गए।
2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबको ये बात क्लियर है? कुछ डेटा गिवन है, कुछ डेटा आपको कैलकुलेट करने। जहां पे आयन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से डिफर कर जाएगा, जहां पे एटम है वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल। थर्ड देखो, ऑक्सीजन का एटम दिया हुआ है, तो एटम दिया है, मास नंबर पता है आपको, एटॉमिक नंबर पता है, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन भी 8 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, 8, क्योंकि एटम दिया हुआ था। ठीक, अब आपको क्या पता लगाना है, न्यूट्रॉन। तो आपको पता है कि A इज इक्वल टू क्या था, Z प्लस एन। एन चाहिए आपको, A माइनस जेड कर दोगे। A कितना है 16, Z कितना है 8, 8 आ गया, तो ये भी 8 आ गया। ठीक है, सबको क्लियर है? कुछ खास बात इसमें नहीं। अब देखो, ब्रोमाइड आयन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Br आयन। तो ब्रोमाइड होता है ये Br माइनस। ठीक, क्या दिया है इसमें, न्यूट्रॉन दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकला है, 36 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। 36 दिखने का मतलब ही ये है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने के बाद 36 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली कितने होंगे इसमें, 35। तो 35 ओरिजिनल अगर रहे होंगे एटम में, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 35। एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 30। ठीक, अब आपको A निकालना है, मास नंबर, तो ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 35 प्लस 45 कर दोगे, कितना आ जाएगा, क्लियर है बात? ठीक, इसके केस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दे करके आयन के लिए हमसे बाकी 3 को निकल। हर्ष कोई दिक्कत, हर्ष? चलो ये बता दो, अब सब लोग ट्राई कर लो। सब दिख रहा है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। यही तो किया अभी हम लोग। ये नीचे वाला नंबर क्या है, Z। Z इज इक्वल टू होता है P, P इज इक्वल टू होता है E, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर। न्यूट्रल है, कोई चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा। तो 35 हो गया ये तीनों, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35। अब क्या बताना है, अब बताना है न्यूट्रॉन बताने हैं। इलेक्ट्रॉन भी बता दिया, प्रोटॉन भी बता दिया, न्यूट्रॉन बताना है। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ऊपर वाला नंबर A, नीचे वाला नंबर Z। 80 माइनस 35 कितना आ गया, कोई प्रॉब्लम, इजी? तो इजी है, कुछ खास चीज है नहीं इसमें। अब कर लेते हैं। ये कभी कभी जेई में इस तरीके के छोटे मोटे सवाल, जब किसी एग्जामिनर को हल्का क्वेश्चन देने का मन होता है तो क्या करता है, ऐसे हल्के क्वेश्चन, सुपर हल्के क्वेश्चन दे देता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16। देखो इलेक्ट्रॉन कितना दे रहे हैं, 18, प्रोटॉन कितना दे रहे हैं, 16, न्यूट्रॉन कितना दे रहे हैं, 16। जैसे ही प्रोटॉन आपको दिखाई दे, आपकी आंखें क्या होनी चाहिए, चमक जानी चाहिए कि ये क्या है, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। और जैसे ही आपको दिखाई दे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल नहीं आ रहा है, वैसे ही आपको पता लग जाना चाहिए क्या है वो, आयन है।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर प्रोटॉन से ज्यादा है तो कैसा आयन होगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो कैसा आयन है, निगेटिव चार्ज वाला, ठीक है, एनायन बोलते हैं जिसको। और इलेक्ट्रॉन नंबर अगर कम है प्रोटॉन से तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव बनता है। निगेटिव वाले आयन को हम लोग बोलते हैं एनायन, क्या बोलते हैं, एनायन। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैटायन। कैथोड की तरफ जाता है इसलिए कैटायन, और एनोड की तरफ जाता है इसलिए एनायन। ठीक। अब यहाँ का केस देख लेते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है, कौन सा एलिमेंट है या आयन है वो बताना। तो सबसे पहली बात कि एटॉमिक नंबर 16 है, तो एटॉमिक नंबर 16 सल्फर का होता है, इसलिए मैंने आपको बोला ना 1 to 40 एटलीस्ट एटॉमिक नंबर याद कर डालिए कौन से किसके। तो एटॉमिक नंबर 16 हमें पता है कि किसका होता है, सल्फर। तो सल्फर तो हो गया इसका ये। नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो लिख दिया। ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अब हमें चाहिए ऊपर वाला नंबर। ऊपर वाला नंबर क्या होगा, ऊपर वाला नंबर जो ऊपर नंबर लिखते हैं वो क्या होता है, ए होता है। नीचे नंबर जो लिखते हैं वो जेड है, ऊपर जो लिखते हैं वो पी प्लस एन। प्रोटॉन देखो कितने दिए हुए हैं, 16, एन कितना दिया हुआ है 16, कितना आ जाएगा 16 + 16 32। तो ऊपर क्या लिख दिया हमने 32, नीचे लिख दिया 16, ऊपर लिख दिया 32। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आयन है तो चार्ज भी दिखाना पड़ेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं, 16 से इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा हैं, 2 ही ज्यादा हैं, तो इसका मतलब 2 - 4 दिखाओ। तो आपका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया 16 32 -2। चार्ज कितना है इसके ऊपर, सल्फर है, 16 एटॉमिक नंबर, 32 मास नंबर, और -2 का चार्ज। ओके, आप कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। इसके लिए क्या चाहिए था आपको, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है, अंशुल क्या कह रहे हो, अंशुल आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सिस्टम की आवाज आ रही है। इसने क्यों बोला था ऑनलाइन ज्वाइन करें, मैं 10-15 मिनट लेट छोड़ती हूँ इसलिए ऑनलाइन करेगा। अभी नेटवर्क उसका आ नहीं रहा है प्रॉपर, लगता है बीच में आ रहा है जा। आप कहाँ रहते हो बेटा हर्ष, पूरा कैसे आए हो, चलो तो आज टाइम से छोड़ देंगे। तो पापा बैठे हैं कि चले गए, गए फिर लेने आएंगे। देखो अब हम लोग ये कर रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेंस का 11th क्लास का और मॉडर्न फिजिक्स का, ये थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। अभी पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखा है। पिछले साल केमिस्ट्री के किसी पेपर में आया था, हाँ अंशुल, और नेक्स्ट इस साल फिजिक्स के पेपर। क्या, अच्छा, तो वो तो जब आपके खत्म हो जाएगा पैक और नेटवर्क जो भी है, तो वो तो लास्ट में लेक्चर में इतना अच्छा थोड़ा मतलब अच्छा, तुम आए क्यों नहीं, क्या आए क्यों नहीं तुम, आ जाओ, ठीक है। E/m वैल्यू निकालनी है प्रोटॉन के लिए और अल्फा पार्टिकल के लिए, और उसका रेशियो बताना।
ई बाई एम का मतलब है कि बोल रहे हैं चार्ज बाई मास, चार्ज बाई मास का रेशियो निकालना है। किसका किसका? प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो दोनों का चार्ज और मास अगर पता हो तो हमारी बात क्या होगी, बन जाएगी, रेशियो निकल जाएगा। तो देखो क्या हुआ, पलक क्या हुआ? प्रोटॉन का अगर हम चार्ज देखें तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ई, प्लस ई का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अगर इसके मास को मान लेते हैं हम mp, क्या मान लें, mp से डिनोट कर दो। ठीक, अल्फा पार्टिकल जो होता है इसके ऊपर चार्ज होता है 2e, प्लस 2e। कितना चार्ज होता है? प्लस 2e, मतलब जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उसका डबल। हाँ, और इसका जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का, ये प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। कितना होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों का ई बाई एम अलग अलग निकाल के हो जाएगी वैल्यू, तो निकल ही जाएगा। क्या कहते हैं? तो रेशियो क्या आना चाहिए, दोनों का रेशियो निकालना है तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए निकाल लो। प्रोटॉन के लिए क्या निकालना है? ई बाई एम, चार्ज बाई मास का रेशियो। चार्ज क्या मान रहे हैं इसका? ई, और मास क्या माना? ये वैल्यू हमने किसके लिए निकाल ली? प्रोटॉन की। अब किसके लिए निकालें? अल्फा पार्टिकल के। ई बाई एम निकालना है किसके लिए? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज यूज करेंगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e होता है और मास अल्फा पार्टिकल का 4 mp होता है, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स। तो इसके लिए ई बाई एम क्या आ गया? 2e बाई 4 mp। इन दोनों का क्या निकालना है? रेशियो। तो निकाल लें, ई बाई एम फॉर प्रोटॉन डिवाइडेड बाई ई बाई एम फॉर अल्फा पार्टिकल। दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा ना। क्या कहते हो? 4 mp ऊपर चला जाएगा, mp mp कट गया, ई ई कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? 2, 2:, क्लियर है? अभी अभी किस में आया था? फिजिक्स, और शायद 19 या 20 में आया था केमिस्ट्री। दोनों में है क्योंकि, हाँ दोनों में है। तो किसकी टेबल? किसकी? मास कितना होता है? चार्ज, हाँ वो टेबल डाली तो थी पीडीएफ में, नहीं डाली? डाली, सबके मास और सबके चार्जेस डाले ना। तो रेशियो क्या आ गया? 2:1। अब ऐसे किसी भी दो पार्टिकल को आपको कंपेयर कराएं तो आप रेशियो निकाल सकते हो पक्का। जैसे मान लो आपको ऐसे बोल दो, ऐसे दे दिया, O-2 है और दूसरा दिया हुआ है N-3। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होगा बता दो? इसके ऊपर चार्ज कितने यूनिट होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, वो चार्ज होगा। पहले क्या करेंगे, देखो पहले ध्यान से क्या करेंगे, ई बाई एम निकालना है। तो इस स्पीसीज पे कितना आपका चार्ज है और कितना आपका मास है इसका, वो देखेंगे। ठीक, तो अगर इस पे चार्ज देखो आप तो कितना हो जाएगा? प्रोटॉन होता है ये H+, इसके ऊपर चार्ज होता है
1 यूनिट, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल होता है He++, तो अल्फा के ऊपर हम चार्ज कितना कहते हैं, अल्फा के ऊपर हम चार्ज बोलते हैं 2e, 2 यूनिट। प्रोटॉन पे हम कितना चार्ज कहते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो इस पे चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, O-2 पे चार्ज कितना दिख रहा है आपको, सब लोग बोलिए, -2 यूनिट दिख रही है। और इस, हाँ, इस पे कितना चार्ज दिख रहा है, -3। हाँ, तो इस पे चार्ज अगर हम बोले तो 2e यूनिट बोल सकते हैं, माइनस प्लस को देखना नहीं है इसमें। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3। ठीक, इसका मास मान लो दे रखा है, मास ऑफ ऑक्सीजन मान लो आपको दे रखा है 16, और मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है 14। तो E/m निकाल लेंगे, निकाल के बताइए, E/m का रेशियो निकाल के बताइए दोनों का, अलग अलग इसका E/m निकालिए, हर्ष निकालिए, ट्राई करिए। दोनों के चार्ज और दोनों के मास मैंने लिख दिए। दो एंटाइटी दी हैं, दोनों के चार्ज, अच्छा भेज दूंगी, एनसीईआरटी में होगा ना डेटा। क्या निकला आंसर, निकला आशय, देखो इसका चार्ज 2 यूनिट है, इसका कितना है 16, तो मास है 16, तो चार्ज बाय मास ही तो करना है। पहले के लिए कर दो चार्ज बाय मास 2e/16, दूसरे वाले के लिए कर दो चार्ज बाय मास, कितना आ जाएगा 8। दूसरे वाले के लिए चार्ज 3 है और मास कितना है 14। अब इन दोनों का रेशियो निकालना, निकाल देते हैं। 8 क्या आ रहा है तुम्हारा, 2e/16, और ये इससे डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है 3/14, ई कट गया, और ये क्या बन गया आपका 8, तो 1/24 आ रहा है ये तो। क्या काट दिया मैंने, अच्छा ये 14 भी था, ओहो सॉरी सॉरी, इसको तो, हाँ इसको तो भूल ही गए, सही कह रहे हो, ये काट दिया मैंने इससे। ठीक है, अब और काट दें, अच्छा 2 7 जा और 2 4 जा, और कितना आ गया 7/, कौन 8 चिल्ला रहा था, 7/12 आ गया। हर्ष क्लियर है बात, क्या किया, दोनों का पहले चार्ज मास रेशियो अलग अलग निकाला, फिर दोनों का रेशियो निकालना, E/m का रेशियो निकालना था। हो गया, चले एक और कर ले। आज तुम लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या बात है, कोई दिक्कत है, हैं? आज तो बड़े ऐसे हल्का टॉपिक कराया मैंने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो लास्ट टर्म पे ही किया था तुमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या बताया आज, आज तो सवाल ही तो बताए, वो भी 1-2 आपसे सॉल्व करवाए, बाकी तो ऐसे ही छोड़ दिए थे। हल्का टॉपिक है इसलिए मजा नहीं आ रहा है, अच्छा कैसे भाई, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, चलो बच्चा पार्टी। हाँ हाँ जी बच्चा बोलिए। मैम जो मोल का टेस्ट में होता है तो आप उसके क्वेश्चन और सॉल्यूशन का पीडीएफ एक बार आपने नहीं दिया था वेरोनिका,
अच्छा अच्छा, आपको रीडू करना,